In this series of great personalities, today we are discussing about Louis Braille. Today we shall try to understand about the life of Louis Braille. How did he work even after he was not having the sight, and how he worked for the entire community of the blind youth in the world. दुनिया के तमाम नेत्रविहीन लोगों के लिए किस प्रकार से लुई ब्रेल ने स्वयं नेत्रविहीन होने के बावजूद भी एक बहुत बड़े संगठन की शुरुआत भी की और बहुत बड़े ब्रेल लिपि को जन्म भी दिया, ऐसे महान व्यक्तित्व को हम जानने का प्रयास करेंगे। देश और दुनिया के अलग कोने में ऐसे कई किरदार हमें मिल ही जाते हैं जिन्होंने अपनी सारी खामियों के ऊपर काबू पाकर अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है। वो सूरदास जैसे संत हो या फिर हेलन किलर जैसे महान व्यक्ति हो या फिर आसुदानी बंधु जैसे दोनों भाई हो, नेत्रहीन होने के बावजूद भी इन लोगों ने सारी समस्याओं के ऊपर किस प्रकार से मात दी है और किस प्रकार से अपनी कामयाबी को हासिल किया है। इसी श्रृंखला में आज हम इस कहानी को, इस इतिहास के सुनहरे पन्ने को, लुई ब्रेल की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। लुई ब्रेल was a French man responsible for the creation of Braille. ब्रेल लिपि के लिए जिन्हें जिम्मेदार माना जाता है और जिन्हीं की बदौलत दुनिया के सभी नेत्रहीन लोगों ने ब्रेल लिपि को पाया, उस महान व्यक्ति का, महान शिक्षक का नाम था लुई ब्रेल। The system of reading and writing universally used by the blind or visually impaired. दुनिया में जितने भी नेत्रहीन लोग हैं या जिन्हें देखने में परेशानी होती है, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जादू की छड़ी के रूप में लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का निर्माण किया। ब्रेल हिमसेल्फ वाज ब्लाइंड। लुई ब्रेल स्वयं नेत्रहीन थे एंड डेवलप्ड द सिस्टम टू ब्रीच द गैप बिटवीन द साइटेड एंड द ब्लाइंड। फिर जिनको आंखें हैं ऐसे लोगों के बीच और नेत्रविहीनों के बीच जितनी गैप है उसको बांटने का काम, उसको कम करने का काम लुई ब्रेल ने किया। His system was not accepted during his lifetime. ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक बात थी कि उनके जीवित रहते उनके सिस्टम को, उनके राइटिंग और रीडिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पर बाद में इसी टूल को लर्निंग टूल और कम्युनिकेशन के टूल के रूप में नेत्रहीन लोगों के लिए बाद में प्रयोग में लाया जाने लगा। Braille was born on 4th January 1809 in the small village in France. फ्रांस के एक छोटे से गांव में लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ। His father was a successful leatherer. लेदर के व्यवसाय में थे, चमड़े का व्यवसाय करते थे पिता। And while punching holes in the leather using an awl, he accidentally injuring himself. जब पिता के साथ दुकान पे उनके लेदर का काम चल रहा था तो लुई ब्रेल खेलते खेलते एक ऑल, जो चमड़े में छेद करने का औजार होता है, उससे खेल रहे थे और उसके फिसल जाने से वो आंख में लग गया और आंख में इंजरी हो गई। The awl is a small pointed tool used for piercing holes in leather. Slipped off the surface of the leather and hit Braille in his right eye. दाहिनी आंख में ये ऑल लग गया था। The pain was unbearable, but local physician was able to patch up his eye. किसी तरीके से वहां के लोकल फिजिशियन ने आंख को पैचअप तो कर दिया। His father and the physician even arranged for Braille to meet with a surgeon of a great reputation in Paris the next day. दूसरे ही दिन पेरिस के एक जाने माने सर्जन से अपॉइंटमेंट लेकर लुई ब्रेल और वहां के फिजिशियन ने एक अपॉइंटमेंट रखी और लुई ब्रेल के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करने की कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश unfortunately the eye was infected and the infection spread from the right eye to the left eye. राइट आई में ऑल के कारण जख्म तो हो गया था, इलाज करने की कोशिश की, पर दाहिनी आंख का जख्म फैलते फैलते इन्फेक्शन बाई आंख में भी चला गया and by the age of 5 Louis Braille had lost all sense of sight. और 5 साल की उम्र होने तक लुई ब्रेल अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवा चुके थे। It was an extremely difficult situation.
During those days, visually impaired children were raised in the restricted environment, taught to believe their future would be restricted to domestic and indoor responsibilities. ये उन दिनों की बात है जब नेत्रहीन लोगों को बहुत रिस्ट्रिक्शंस में जीना पड़ता था और उन्हें इस बात को ही सिखाया जाता था कि वो हमेशा ही घर के ही काम करेंगे और हमेशा घर की चार दीवारों में ही कैद रहेंगे. बट ब्रेल्स पेरेंट्स वर सपोर्टिव. पर लुई के माता पिता दोनों सपोर्टिव थे. दे वांटेड हिम टू डू व्हाटएवर ही वांटेड. लुई जो भी करना चाहते थे माँ बाप ने उनका साथ दिया. हिज फादर carved a branch into a cane. फिर पिता ने एक केन उनके लिए बना के दी. The two of them would then spend hours walking around the village so that Braille could familiarize himself with the paths and roads and the distances between places. पिता ने जैसे उनके लिए कुरेद कर एक केन बना दी, उसी लकड़ी के सहारे पिता और पुत्र दोनों गांव में घूमने लगे और पिता ने लुई को हर एक रास्ते से परिचित कराया ताकि आने वाले सभी रास्तों पर किसी भी प्रकार की उन्हें तकलीफ ना हो घूमने के लिए और वो अंतर का अंदाजा भी लगा सके. इट वॉज नो इजी टास्क नेविगेटिंग द कंट्री साइड लाइन. गांव में जन्म लिए एक लुई ब्रेल जैसे साधारण बच्चे को गांव के गलियों में उबड़ खाबड़ रस्तों पर केन के आधार पर चलना सिखाना पिता के लिए कोई आसान काम नहीं था. द रिलेटिव ईज एंड comfort with which he mastered his impairment impressed the local teachers and priests. पर जिस प्रकार से लुई ब्रेल ने घूमने फिरने में कामयाबी हासिल कर ली थी, इस बात से उसने अपने रिश्तेदारों को, लोकल टीचर्स को और वहां के चर्च के प्रीस्ट को भी प्रभावित किया. Who encouraged Braille to continue his education. और इन्हीं लोगों ने फिर लुई ब्रेल को अपनी शिक्षा आगे जारी रखने के लिए प्रेरित किया. ब्रेल he remained in the local school till 10. 10 साल की उम्र तक गांव के स्कूलों में ब्रेल पढ़ते रहे. But then the Braille received the word that young Louis Braille had been invited to attend the Royal Institute for Blind Youth. फिर 10 साल की उम्र के बाद लुई ब्रेल को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ के तरफ से एक इनविटेशन आया. It was an opportunity to study with the children who faced the same problem he faced and Braille was eager to go. पहली बार इस प्रकार का न्योता लुई ब्रेल को पढ़ने के लिए मिला था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ की तरफ से और वहां ऐसे ही नेत्रहीन बच्चे पढ़ते थे जिन्हें में लिखने और पढ़ने में आंखों से दिखाई नहीं देता था. लुई ब्रेल खुद भी वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित थे. His parents gave him permission and Braille moved to Paris to the school quarters. फिर स्कूल के क्वार्टर्स में रहने के लिए लुई ब्रेल वहां से पेरिस चले गए. The school's founder was Valentin Haw, a philanthropist, a very generous donor who had dedicated his life to helping the blind. उसी समय फ्रांस के इस स्कूल के जो फाउंडर थे वॉलेंटिन हॉस, उनसे वहां पर बात हुई and who had dedicated his life, he had created a system which he hoped would enable to blind to read. वैलेंटाइन हॉ ने एक प्रकार की ऐसे सिस्टम को डेवलप किया था कि जिसके आधार पर नेत्रहीन लोग पढ़ सकते थे. This system involved embossing heavy paper with a raised imprints of Latin letters. लैटिन के उठे हुए अक्षरों को जिन्हें एम्बॉस कहा जाता है, पेजेस पर, बहुत हेवी पेजेस पेपर पर इस प्रकार के अक्षरों को कुरेद कर इस लिपि को उन्होंने बनाने का प्रयास किया था. वैलेंटाइन हॉ द्वारा किया गया नेत्रविहीनों के लिए यह पहला प्रयास था. The reader would use their fingerprints to trace the raised edges of the letters and thereby read a sentence. अपनी उंगलियों से छूकर अक्षरों के जो उठे हुए हिस्से थे उन्हें छूकर वो पढ़ने का प्रयास करते थे. Unfortunately, the system had its limitations. पर दुर्भाग्यवश इस प्रकार के सिस्टम की अपनी मर्यादाएं थी. And especially since production of such books was expensive, ऐसी किताबें बनाना भी एक्सपेंसिव था, महंगा था. And the books themselves were heavy. किताबें बहुत हेवी हुआ करते थे क्योंकि बहुत भारी भरकम कागजों का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था. एंड cumbersome फॉर पीपल टू कैरी, और लोगों के लिए ये कैरी करना भी बहुत तकलीफ वाला काम था.
The school stocked 8 of these books. तकरीबन 8 ऐसी किताबें उस जमाने में तैयार थी. And Braille, after mastering the principles of the system, read all books. और जैसे ही लुई ब्रेल ने इस कला में भी महारत हासिल कर ली, उन्होंने तकरीबन सारी एम्बॉस की गई जो वैलेंटाइन हॉस ने किताबें बनाई थी, वो सारी 8 किताबें उन्होंने पढ़ डाली. However, Braille found it frustrating that despite being able to read, he could not write. पर एक और तकलीफ का सामना लुई ब्रेल इस स्कूल में कर रहे थे. वो अब किताबें तो पढ़ सकते थे, पर उन्हें लिखना नहीं आता था. एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उसे लिखना भी आना चाहिए. एक नया विचार लुई ब्रेल के मन में चौंक गया. He longed for a system which enabled him to do both and to do both easily. फिर लुई ब्रेल ने ऐसे सिस्टम के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो नेत्रहीन व्यक्तियों को न सिर्फ पढ़ना सिखाएंगी बल्कि लिखना भी सिखाएंगी और बहुत आसानी से दोनों कार्यों को नेत्रहीन व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्किल को हासिल कर लेंगे, प्रवीणता हासिल कर लेंगे. इसके तरफ उनका ध्यान जाता रहा. Time passed and Braille read and reread the 8 books in the library and also found himself to be an expert musician with a particular talent for the cello and the organ. अब अलग अलग प्रकार के सारी किताबें तो वहां पर रखी हुई पढ़ ली थी लुई ब्रेल ने. फिर अपनी ऊर्जा को उन्होंने म्यूजिक की तरफ झुकाव जाने लगा और म्यूजिशियन के रूप में वो एक्सपर्ट भी हो गए. और पर्टिकुलरली उन्होंने वायलिन जैसे दिखने वाला लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सेलो कहते हैं, उसे बजाने में भी महारत हासिल की और साथ ही साथ ऑर्गन बजाना भी वो सीख गए. This talent would later lead him to becoming an organist in Paris at the Church of Saint Nicolas des Champs from 1834 to 1839. और यही ऑर्गन बजाने का और सेलो बजाने का हुनर फिर उन्हें चर्च ऑफ सेंट निकोलस डे चैम्प में लेके आया और 1834 से 1839 के दरमियान उन्होंने वहां पर बतौर ऑर्गन प्लेयर काम भी किया. एंड लेटर एट द चर्च ऑफ सेंट विंसेंट डे पॉल, और बाद में सेंट विंसेंट डे पॉल चर्च में भी उन्होंने म्यूजिशियन के रूप में अपनी सेवाएं दी. आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द स्कूल ही वॉज इन्वाइटेड टू स्टे ऑन एज अ टीचर असिस्टेंट. और फिर बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में लुई ब्रेल को टीचर के असिस्टेंट के रूप में वहां पर इनवाइट किया गया. एंड ही एग्रीड एंड बाय 1833 ही बिकेम द प्रोफेसर एट द स्कूल. और 1833 में फिर वो उसी स्कूल में प्रोफेसर बन गए. ब्रेल लॉन्ग फॉर अ सिस्टम, पर एक बात हमेशा लुई के दिमाग में चलती रही. वो ऐसे सिस्टम को बनाना चाहते थे जहां पर नेत्रहीन लोग अपने हाथों से ना सिर्फ पढ़ सकेंगे बल्कि लिखना भी उन्हें आएगा. और इसी प्रकार से एफिशिएंटली सिस्टम को बनाने के लिए वो बार बार सोच रहे थे. एंड who were not visually impaired people, he was trying to make such kind of a new kind of language for such blind people. The Braille system that he eventually created was published in 1829. जिस ब्रेल लिपि के सिस्टम को लुई ब्रेल ने बनाने की कोशिश की उसे 1829 में ही पब्लिश कर दिया गया था. बट इट बिगैन इन 1821. 1829 में इस प्रकार की लिपि पब्लिश तो हुई थी, पर इसकी शुरुआत लुई ब्रेल ने 1821 में ही की थी जब वो सिर्फ 12 साल के थे. कैप्टन चार्ल्स बार्बियर of the French army had developed a system of communication whereby soldiers on the battlefield could interpret messages on paper without needing to use the light. इसी समय एक बात लुई ब्रेल को पढ़ने में आई, सुनने में आई. कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने फ्रेंच आर्मी के लिए एक इस प्रकार के नए गैजेट का प्रयोग किया था कि बैटलफील्ड में सोल्जर्स बिना किसी रोशनी के पेपर पर लिखी हुई जो लिखावट है उसे हाथ के उंगलियों के स्पर्श से पढ़ सकते थे. इट वॉज अ लाइट, और एक रोशनी की नई किरण लुई ब्रेल को दिखने लगी. सच एज द फ्लेम फ्रॉम द मैचस्टिक दैट लेड अ लॉट ऑफ सोल्जर्स बिकेम इजी टारगेट्स फॉर एनिमी और स्नाइपर्स. अगर उजाले में
या युद्ध के मैदानों पर सैनिक अगर रोशनी का प्रयोग करते हैं ऐसी लिपि को पढ़ने के लिए, तो आसानी से किसी भी शार्प शूटर का या स्नाइपर्स का शिकार हो सकते थे, गोली उन्हें लग सकती थी। इसलिए अंधेरे में पढ़ी जा सके ऐसे एक लिपि का निर्माण कैप्टन चार्ल्स बारबेर ने उस समय करने का प्रयास किया। बारबेर सिस्टम सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बारबेर्स ने एक समस्या को सॉल्व कर दिया था। एंड इट आल्सो इंस्पायर्ड ब्रेल। इसी बात ने लुई ब्रेल को प्रेरित भी किया। अकाउंट्स वैरी ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। कहानी के इस हिस्से में इतिहास कुछ और कहता है। Some claim that Braille learned of this system from his friends and from the newspapers. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लुई ब्रेल ने इस लिपि को अखबारों के द्वारा, अपनी पढ़ाई के द्वारा और दोस्तों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। Other sources claim that Barbier, hearing the Braille and his potential, visited the school and shared his system. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बारबेर ने जब लुई ब्रेल के बारे में सुना तो फिर उन्होंने उनसे स्कूल में मुलाकात की और अपनी आइडियाज को शेयर किया, विच ही कॉल्ड नाइट राइटिंग। कैप्टन चार्ल्स बारबियर ने जिस प्रकार की राइटिंग को नेत्रहीन लोगों के लिए बनाया था उसे नाइट राइटिंग के नाम से जाना जाता था। ईदर वे ब्रेल वॉज इंस्पायर्ड। तरीका कुछ भी हो, माध्यम कोई भी हो, पर लुई ब्रेल को इन सारे प्रयासों से प्रेरणा मिल रही थी। He believed he had found the means by which the blind could finally read and write. ऐसे साधनों को लुई ब्रेल ने अब समझना शुरू कर लिया था और पा लिया था, जिनके माध्यम से वो नेत्रहीन लोगों को लिखने और पढ़ने के लिए काबिल बना सकते थे। नाइट राइटिंग प्रूव्ड टू कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। पर जिस बारबियर ने नाइट राइटिंग जैसे स्क्रिप्ट को लेकर आए थे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, क्योंकि इट इन्वॉल्व्ड अ कोड ऑफ डॉट्स एंड डैशेस impressed into thick paper so that one's fingertips could feel and interpret the message. बहुत सारे complications इस सिस्टम में थे, बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। However, there were too many variables and involved, the Braille decided to simplify the entire system. बहुत सारी वेराइटीज, चेंजिंग पैटर्न इस प्रकार की नाइट राइटिंग में हुआ करते थे, इसलिए लुई ब्रेल ने तय किया कि वो इससे कोई आसान सिस्टम का, आसान गैजेट का निर्माण करेंगे। He worked tirelessly on it and despite being only 15, completed the first version of the system in 1824. 12 साल में तो उन्होंने इस प्रकार के सिस्टम बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे, पर 1824 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही लुई ब्रेल ने इस प्रकार की लिपि को बनाना कामयाबी के साथ शुरू कर दिया था। इट वॉज ट्रूली रिमार्केबल अचीवमेंट। 15 साल की उम्र में नेत्रहीन लोगों के लिए इस प्रकार की लिपि को बनाना ये काबिले तारीफ एक प्रकार की उपलब्धि थी। दिस सिस्टम अंडरवेंट सेवरल रिविजन्स। इस यंत्रणा में बहुत सारे बदलाव आते गए समय के साथ, एंड बाय 1837 ब्रेल हैड सीमिंगली डन द इम्पॉसिबल। ही हैड क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर लेटर्स कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सिंगल टच ऑफ फिंगर्स। 1837 के आते आते लुई ब्रेल ने ऐसे चमत्कारिक लिपि को जन्म दे दिया था जहां उंगलियों से स्पर्श करने के सिंगल स्पर्श के साथ ही हम किसी भी अक्षर को पढ़ सकते थे। There is an element of irony. व्यंग देखिए सिचुएशन का, किस प्रकार की आयरनी है as to how Braille completed the system. ब्रेल ने इस सिस्टम को कैसे बनाया? He used an awl. एक ऑल का ही प्रयोग किया। बचपने में the same tool that had blinded him. बचपने में पिता के साथ काम करते वक्त जिस छेद करने वाले औजार ने उनके आंख को हमेशा हमेशा के लिए दृष्टिहीन बना लिया था, उसी हॉल की मदद से लुई ब्रेल ने इस लिपि का निर्माण किया था। टू क्रिएट हिज वन रेज्ड डॉट सिस्टम, रेज्ड डॉट सिस्टम जिससे वो छेद करते थे और छेद बनाकर इस लिपि का निर्माण करते थे, ये वही ऑल था जिन्होंने उन्हें अंधा बनाया था। द टूल दैट ब्लाइंडेड हिम वॉज द टूल दैट अलाउड द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। जिस टूल ने उन्हें नेत्रहीन बनाया था, उसी टूल ने कई नेत्रहीनों को लिखने और पढ़ने का एक मौका भी दिया था। ब्रेल स्टूडेंट्स,
in the Royal Institute for Blind Youth were firm believers of the system he had created. जिस सिस्टम का निर्माण लुई ब्रेल ने किया था, उनके जो छात्र थे, विद्यार्थी थे, उनका पूरा विश्वास था लुई ब्रेल के ऊपर. And they continually tried to implement the system into the school curriculum. शाला के करिकुलम में इसका अंतर्भाव किया जाए, इसके लिए वहां के छात्रों ने बहुत प्रयास किए. However, the board running the school showed little interest in the new system. पर जो बोर्ड स्कूल को चला रहा था, उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट लुई ब्रेल के इस लिपि में दिखाया नहीं. They believed that the Valentin horse system was perfectly acceptable and saw no need for any major changes within the school. जब मैनेजमेंट को, स्कूल चलाने वाले पैट्रॉन्स को ऐसा लगा कि वैलेंटाइन हॉर्स द्वारा बनाया गया सिस्टम ही परफेक्ट है, ओके है और एक्सेप्टेबल है, तो उन्होंने लुई ब्रेल के इस नए सिस्टम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. डॉक्टर अलेक्जेंड्रे फ्रैंकोनेस रेने पीनर, headmaster of the school, for a brief period of time was dismissed from his post when he had a history book translated into Braille. इस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर अलेक्जेंड्रे फ्रैंकोइस रेने पीनर, इन्होंने लुई ब्रेल के लिपि में ही इतिहास के पुस्तक को ट्रांसलेट किया था और इसी बात से उन्हें सर्विस से डिसमिस भी कर दिया था. इट वॉज अ सिस्टम दैट स्टूडेंट्स एडमायर. ये इस प्रकार की बहुत आसानी से पढ़ी जाने वाली सिस्टम थी जिसके लिए स्टूडेंट बहुत तारीफ करते थे एंड यूज्ड इट, बट एवरीवन एल्स सीम्ड कीन टू कीप साइलेंस. पर बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर चुप रहना ही बेहतर समझा और किसी प्रकार के विवाद को जन्म नहीं लेने दिया. अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन हिज लाइफ, जिंदगी के इस आखिरी दौर पर ब्रेल्स हेड टुक अ टर्न फॉर द वर्स. लुई ब्रेल की तबीयत धीरे धीरे नासाज होती गई, खराब होती गई. एंड एज अ चाइल्ड ही हैड अ टेंडेंसी टू सफर फ्रॉम इलनेस. बचपने में बीमार होने की आदत तो उन्हें थी ही. एंड एज एन एडल्ट दोस इलनेस लेफ्ट हिम इनकैपेबल ऑफ टीचिंग. और बचपने से जिन बीमारियों को लुई ब्रेल झेलते आए थे, इन बीमारियों ने फिर उन्हें आगे टीचिंग करियर में टीचर के रूप में ज्यादा काम नहीं करने दिया. अनविलिंगली एट द एज ऑफ 42 ब्रेल हैड टू गिव अप हिज टीचिंग पोजीशन एट द स्कूल. सिर्फ उम्र की 42वें साल में लुई ब्रेल को शिक्षा के अपने क्षेत्र के शिक्षक के रूप के कार्यों को छोड़ना पड़ा. ही रिक्वायर्ड डेली केयर एंड डिटरमाइंड टू रिटर्न होम. रोज कोई न कोई उनकी देखभाल करने वाला चाहिए रहता था और इसलिए लुई ब्रेल ने नौकरी छोड़कर अपने गांव फ्रांस के उसी छोटे कॉपफेरी गांव में वापस आना पसंद किया. टू हिज फैमिली ही रिटर्न टू कॉपफेरे, his birthplace in France, and in 1852 passed away. फिर कॉपरे इसी गांव में फ्रांस के वो अपने वापस आए और 1852 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. He was only 43. सिर्फ उम्र उनकी 43 साल की थी. At the age of 43, he departed from this world. 2 years later, Braille system was adopted by the school. उनकी मौत के 2 साल बाद लुई ब्रेल के रीडिंग और राइटिंग सिस्टम को स्कूल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था. His students finally convinced the board and school administrators to give Braille a chance. फिर उनके छात्रों ने स्कूल बोर्ड को कन्विंस किया, इस लिपि के बारे में समझाया और फिर ब्रेल लिपि को स्कूल में चांस दिया गया. It was well received and began to spread other schools in France. फिर बहुत उम्दा तरीके से इस लिपि का स्वागत किया गया और फ्रांस के सभी स्कूलों में इसका प्रसार भी किया गया. In 1873, at the first conference of Europe for teachers for the blind, Dr. Thomas Rhodes Armitage, the founder of the Royal Institute of Blind People, praised the system. और फिर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड पीपल के इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे, उन्होंने इस ब्रेल लिपि की तारीफ भी की. His words carried great weight, and soon thereafter, the system spread across the globe from Europe to America. आर्मिटेज के शब्दों का वजन था और उन्हीं के वकालत के कारण ब्रेल लिपि जो है सारे यूरोप में और अमेरिका में आसानी से स्प्रेड होगी, फैल गई. A universal Braille code for English was formalized in 1932.
1932 में पूरी दुनिया के लिए इंग्लिश का एक यूनिवर्सल ब्रेल कोड बना लिया गया था एंड इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ब्रेल वाज नॉट अलाइव व्हेन हिज सिस्टम मेड विद सच अ ग्रेट सक्सेस एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ फॉर द ब्लाइंड। ये सब कामयाबी देखने के लिए लुई ब्रेल जीवित नहीं थे। 1932 के बाद में उनके लिपि ने दुनिया के हर कोने में कामयाबी की ऊंचाई को छुआ और नेत्रहीन लोगों को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए काबिल बनाया। However, he has been repeatedly honored for his generous contribution. लुई ब्रेल के इस उदात्त कार्य के लिए उन्हें बार बार सम्मानित किया गया। आने वाली कई पीढ़ियां नेत्रहीन लोग, दुनिया के कई करोड़ नेत्रहीन लोग लुई ब्रेल को हमेशा हमेशा के लिए शुक्रिया कहेंगे। Thank you very much for watching this video.